अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो बजट है 2025 और 2026, जो इस वक्त सूबाई असम्बलियों के ऐवानों में भी और कौमी असम्बली और सैनेट में भी ज़ेर बहस है। और मीज़ानी का मतलब ये होता है कि प्रपोज किए जाते हैं कि इतनी आमदनी होगी और इतने अखराजात होंगे और ये इससे हम ज़्यादा यानी रिसीव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ताकि लेकिन पिछले बजट में आपने देखा कि तकरीबन 900 अरब रुपए का खसारा था। वो बजट 1800 अरब से ज़्यादा था। इस वक्त 17,500 या 600 का अरब का बजट है। और पिछले बजट में कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया गया था। टारगेट अचीव का मतलब ये है कि जो गोल मुकर्रर किए जाते हैं वो कोई गोल हम नहीं कर सके। यानी आप कह सकते हैं कि सनत में भी, ज़राअत में भी, GDP में भी, टैक्स वसूली में ख़ास तौर पर हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। और करंट खसारा, बरामदात गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने काफ़ी अचीव किया है, लेकिन आपके सामने है कि नई इंडस्ट्री नहीं लगी। ज़राअत के ऊपर आपके सामने है कि परसेंटेज इतनी हाईएस्ट है कि हैरानगी होती है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन हम वो 5 फसलें जो हैं उनमें किसी किस्म की बेहतरी नहीं ला सके। कपास है, उसमें गन्ना है, उसमें मक्की है, चावल हैं और गंदम है। ये सब में हमने काफ़ी हद तक काश्तकारों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 6 मन गंदम किसान काश्त करे या बर्दाश्त करे और फिर बेचे, उस पर जितने मर्जी एक्सपेंडिचर है ये खाद जो है यूरिया की आती है। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ ये भी चलता रहेगा कि इस वक्त हुकूमत के गोल अवाम को मुतमईन करने के लिए कैसे हैं, या कि ये जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने यही किया कि अल्लाह खैर करेगा, बस इसी पर बात पर टिके हुए हैं। इस पर डेवलपमेंट फंड कितना है, क्या कितनी हम रेशो से कुछ अखराजात कर सकेंगे ताकि पता चल सके। लेकिन हमें हमारे सामने जो छोटा सा डाटा वो ये है कि 17,500 या 600 जो बजट का मीज़ानिया बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि 8,200 तो NFC अवार्ड है। और फिर खसारा अगर हम ये कह सकते हैं कि पिछली दफ़ा 900 था, अब 800 लगा लेते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए बजट मैं समझता हूँ 20% ज़्यादा है, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग थी, लेकिन वो भी 1400 बिलियन है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 442 या समथिंग इतना उन जब बजट से जाएगा और सूबों को 57% NFC वार्ड में चला जाएगा तो बाकी अवाम के लिए क्या रह जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मंजूर मलिक साहब। ये अपने आप को आम शहरी कहते हैं, लेकिन ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब का प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उनकी बड़ी खिदमत हैं, लगे रहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या किया जाए। डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे मुआशियात हैं और ज़फ़र लक साहब ये साहब का IG हैं, रिटायर हैं और इस वक्त पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आगाज़ करते हैं मंजूर मलिक साहब। मौजूदा बजट क्योंकि सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ों पर लगे रहते हैं, इशू तो यही है कि जो बजट होता है उसी को देखना पड़ता है, हमारी आमदनी कितनी है, या सिर्फ ये है कि बिला सोचे समझे उस हुकूमत का एक पॉइंट छोड़ दें, मरती हुई मईशत को टैक्सों से जिंदा रखना है। और फिर कौन सी चीज़ रह गई है कि टैक्स। और ये हर साल हम सुनते हैं कि इसका हम बेस बढ़ाएंगे, लेकिन आपने देखा पिछला बजट में रिकवरी का जो हाल है, इसके बावजूद कि तकरीबन 1170 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने के बावजूद FBR इसको रिकवरी मुकम्मल नहीं कर सका। इस पर ज़रा बात करें। सबसे पहली बात यह है कि मेरे साथ इतने बड़े लोग बैठे हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पढ़ाने में भी और इकनॉमिक्स में भी। देखिए, हमने पहले देखना है कि इकनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, सोशल स्ट्रक्चर में एक्टिविटी क्या हुई है, उसके नतीजे में टैक्स प्रोड्यूस होना है। अनफॉर्चुनेटली हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का शुरू से तारीख देख लें कि FBR ने या जो CBR होता था उन्होंने टैक्स कलेक्ट नहीं किया हुआ। उन्होंने टैक्स के नाम पे एडवांस कलेक्ट किया था और इस कमिटमेंट के साथ कि वो अगले साल में एडजस्ट हो जाएगा या उसकी एग्जेम्पशन दे देंगे या उसका रिफंड कर देंगे। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में जो टैक्स वाले इदारे हैं उनको आप SRO दे देते हैं, उनको आप EPZ दे देते हैं, उनको आप SEZ दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है इकबाल शाह साहब कि देखें, टैक्स ने पैदा होना है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल और सोशल स्ट्रक्चर को मिला के सोसाइटी का बिल्डअप करें।
मैंने इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मंगाया, एयरपोर्ट से लेके या पोर्ट से लेके आपने मुझसे टैक्स लेना शुरू किया और आपने टैक्स कलेक्ट करते चले गए टैक्स के नाम पे एडवांस, और मेरे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ अगले साल के लिए। आप कहते हैं कि जी वो आपकी प्रोडक्शन होगी, अगले साल नया टैक्स दें। यहाँ फिर आती है इन्फोर्समेंट। आप इस दफ़ा देख लें कि गवर्नमेंट ने ये तय किया है बजट में कि वो बैंकों से बोरिंग कम करेंगे और नॉन बैंकिंग से पैसा वसूल करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि वो बॉन्ड्स देंगे, वो इस तरह, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम जो किया है इन्होंने वो ये है कि इन्फोर्समेंट के इदारे बढ़ा दिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट को हर वक्त तड़ी लगा रहे हैं कि अगर तुम्हारी प्राइस का वाला आ गया आर्टिकल तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी। इसका नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में लोग डर गए। सर पाकिस्तान में सरमाया रहेगा ही नहीं और पाकिस्तान चलेगा फॉरेन रेमिडेंस के ऊपर। मैं आज आपके प्रोग्राम में एलानिया कहता हूं कि पाकिस्तान में इस दफ़ा हम कह रहे हैं 37 बिलियन जाएंगी, अगले साल या उसके बाद 50 बिलियन पे भी चली जाएंगी। होगा ये कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जी आएंगी, उसकी वजह कि मैं भी एक प्लॉट ले लूंगा वहाँ और उसका किराया मुझे आएगा, मैं इधर मौज करूंगा तो आपके अकाउंट में फॉरेन रेमिडेंस आ जाएगी। नतीजा ये है कि पाकिस्तान में जो 6 करोड़ जॉब चाहिए वो लोग आपको कत्लो गारत की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो बैड इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहा होगा अगर हमने ये पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। और सबसे हुकूमत क्या करे, आपने देखा कि उन्होंने वजीर खजाना भी बाहर से मंगवाया है, FBI में काफी लोग बैठे होते हैं, तो सारे लोग इकोनॉमी। सर आप इकोनॉमी एक्टिविटी होने देना। आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं वो तो बाद की बात है, आप तो और गवर्नमेंट के इदारे गवर्नमेंट के अंडर बनाते चले जा रहे हैं। आप देखें कि कोई एक इदारा बता दें, आप एक डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मुझे दिखा दें जो कहता है कि इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट करना है, वो हर इदारा मुझे कहता है। बेस बढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर, वो उसके लिए आप रिफॉर्म नहीं करना चाहते ना। मुझे बताएं कि सेल टैक्स को आप रिटेल पे जाके क्यों नहीं लेना चाहते, आप इसलिए नहीं लेना मैं तो सोच रहा था कि आप जिस तरह कहते हैं कि एक तो चीज़ अगर बाहर से पोर्ट पर आती है उस पर एडवांस टैक्स लग गया, फिर वो दरमियाना जो मिडल मैन है वो जब आपसे चीज़ें वहाँ से लेता है तो उसको टैक्स लग गया 18%, फिर जब बड़े स्टोर से जाती है तो 18% लग गया। यानी 100 की चीज़ 200 की तो वैसे ही हो रही है। सर इसी वजह से मल्टीपल टैक्सेशन की वजह से पॉवर्टी है ना, और डॉक्यूमेंटेशन को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूँ, मैं मीन के जो बिजनेस कम्युनिटी सारी है वो मानती है, इसीलिए आप उन लोगों को ऐसी चीज़ देते हैं। आप मुझे बताएं जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, FDI आपकी पिछले साल भी नहीं आ सकी, इस साल भी। हुकूमत का क्लेम तो ये है ना कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को हमने सहारा दिया है और इस वक्त मईशत सही रास्ते पर चल पड़ी है। सर वो सिर्फ 2 वजह से कहते हैं, एक तो आपने मार्कअप का थोड़ा सा कम किया जो ज्यादा हो सकता है। नहीं, मार्कअप कम करने के बाद क्या किसी ऐसी जगह लोनिंग हुई है कि इंडस्ट्री को नहीं? यही तो बात है, एक बात शाह साहब, यही तो गुजारिश है कि इंडस्ट्री में लोन क्यों को लेगा जब आपने उसको फर्दर डरा दिया। आप मुझे कहते हैं यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें 2 गनमैन उठा के ले जाएंगे, और फिर आप इंडस्ट्री को चलने के लिए आप देखें कि आपने मुश्किलात के में कितना इजाफा किया। तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, पाकिस्तान को आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग कंपनी बनाना है, फॉरेन रेमिडेंस बेस्ड मुल्क चलाना है, या जॉब क्रिएट करके लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना है, उनको प्रोफेशनल। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करी तो रियल स्टेट की तरफ आपने गवर्नमेंट ने जॉब कराए, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को काम करने दे, हम खुद जॉब क्रिएट कर लेंगे, हम खुद लोगों को। रियल स्टेट भी तो एक अदारा यानी गवर्नमेंट का तो नहीं है ना वो तो। सर किसने कहा नहीं है? आप मुझे बताएं रूडा में क्या हो रहा है? आपको पता है कि रूडा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लैंड प्रोवाइडर बैठे हुए हैं और वो बड़े बड़े नाम है, और वो लोगों को बुला के कहते हैं कि जी आपकी ये ज़मीन है, ये तो पटवारी भी साथ मिले हुए हैं, वो कहते हैं जी आपकी ये डिफ़ॉल्ट है, आप या मुझे बेच दें या आपके ऊपर हम PC4 लगवा देंगे या कुछ और कर लेंगे। तो आपकी सोसाइटी आला तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन जो है वो माफियाज के सूरत में सामने आ रही है। आपको पता है कि अहम 3 शख्सियात रूडा में मीटिंग करती हैं? जी मुझे पता। ठीक है डॉक्टर साहब, वो तो उन्होंने अपनी बात की है, पसंद यह है कि तो बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ही पहली बात है। NFC अवार्ड में फेडरल गवर्नमेंट के पास तो रहता ही कुछ नहीं, वो सूबे हैं कि वो धड़ल्ले से खर्च करते हैं। कई दफ़ा कहते हैं जी हम तो किसी पर टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उनके बकौल वो जो सूबाई टैक्स होते हैं। पैसा तो है, तो इसका मतलब ये जो नुक्स है इस बजट में वो NFC अवार्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि NFC अवार्ड जो है वो नुक्स है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर, वाटर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी सूबों के पास चली गई है ना।
तो वो सूबों के पास पैसा जाएगा तो कर्जा वफाक लेके वापस कैसे करेगा? किसको? वफाक जो कर्जा लेता है बाहर की दुनिया से, मुख्तलिफ बैंकों से, चाइना से, यूएई से, सऊदी अरब से, IMF से, वो कहाँ से दे? उसके सूद का जो है तो रख दिया उन्होंने कि ये कितना है, ये सूद जो है वो 8207 अरब रख दिया है, वो कर ही जा रहे हैं वापस, आपसे टैक्स लेंगे और वापस कर देंगे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर नहीं, आप देखें ना, पंजाब में 4760 बिलियन मगर वैसे मिल जाएगा। यहाँ एक बात है कि फेडरल जो है वफाक, उसको 60 से ज्यादा मिनिस्टर रखने की जरूरत क्यों पेश आ रही है अगर पैसा सारा सूबों को दे दिया? अच्छा, ये मिनिस्टर कितनी मिनिस्ट्रियाँ देखें कितनी तनख्वाह होती है। अभी तो शोर मच रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह जो है वो 400% चली गई। आप कह रहे हैं कितनी है? 5-6 लाख तो हो मैं गई। कहता 5-6 लाख को मल्टीप्लाई करें, उसके साथ मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ी, मुलाजमीन, ये सारा जो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेन बजट में ये चीजें कितनी का मैटर करती है? 5.5%, ये है 971। अच्छा, 5.5% उससे कम है तो मेंटेनेंस से जाती है, वाने सदर सब कुछ आता है। उन्होंने कह दिया कि सिविल गवर्नमेंट के चलने का ये चलो आगे चलते हैं ना। आप ये बताइए ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने जो पूरी दुनिया से मुआहदे किए होते हैं, उनकी अपनी एक जरूरतें भी होती हैं, उसमें दौरे बाहर के होते हैं, डेलीगेशन आते हैं, बेतहाशा चीजें होती हैं। हम उनको ये कहते हैं NFC बाढ़ में कट लगा। मुझे जरा 1 मिनट बता दीजिए कि इस वक्त जो सदर पाकिस्तान हैं जरदारी साहब, जब ये पहली दफा सदर पाकिस्तान हुए थे तो ये 18वीं तरमीम वो लेके आए थे। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है ना जी, ये PTI नहीं लेके आई थी। हाँ। तो आप चाहते हैं कि उनके सदर होने के जमाने में ये कट लगाएं सूबों को? नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो बहुत बड़ी कामयाबी तो सफर करते हैं कि इसका साहब भी कोई नहीं सर, कामयाबी है ये। जब तक आप जो मसला है वो 2030 बिलियन रुपए वैसे ही मिल जाना है। जब तक लोकल बॉडीज में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना पैसा, तो ये वो जो हम चाहते हैं इस पैसे से कुछ हो, वो नहीं होगा। जिस तरह फेडरल के पास जब था तो अच्छा, मलिक साहब की बात की तरफ आते हैं कि मुझे बताइए कि इंडस्ट्री और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यानी नौकरियां जो है वो दे सकता है। इसमें इस वक्त जो हुकूमत के दावे हैं वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर चल रहा है? माइंड फ्रेम बदल गया है दुनिया में भी और शायद इस मुल्क में भी, हालांकि यहाँ बदलना नहीं चाहिए। पहले ये मुल्क एग्रीकल्चर से चल रहा था, अब एग्रीकल्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, पानी भी नहीं है, इनपुट्स भी इंपोर्ट हो रही हैं। फिर हम कह रहे थे कि इंडस्ट्री से चलाओ जिसमें आपके डॉलर्स आ रहे थे उससे। अब कोरोना के दरमियान हमने बड़ी एक्सपोर्ट 52% GDP जो है वो सर्विस सेक्टर से आती है। वो डॉलर नहीं कमा रहा है, मगर उसमें बैंकिंग भी है, IPP भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, सर्विस सेक्टर। अब एक जो नई मेंटालिटी डेवलप हो रही है इस मुल्क में, जो मुझे नहीं पता कौन यंग लोगों में भी मैंने देखा है कि जी IT ये मुल्क को ले जाएगा। जिस मुल्क में तालीम जो है वो ना होने के बराबर है, वहाँ आप IT। सो जो माइंड फ्रेम है ग्रोथ का, वो एक खास तबके के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंपैरिजन कर दीजिए आवाम के लिए कि मसलन जब ये लोगों ने मुल्क की क्या मुशर डूब गई है और गिर भी चला गया है। अब ये 9 अप्रैल 2023 की 22 की बात है, PTM 1, 2, 3 आई, अब ये हुकूमत चल रही है। ये किस किस फील्ड में इनकी GDP, इनकी एक्सपोर्ट, इनकी इम्पोर्ट, इनका जो रिकवरी और इस किस्म की जो चीज़ें 5-6 होती हैं, वो उसका कंपैरिजन थोड़ा सा करें कि कितनी ज़्यादा। इकोनॉमिक सर्वे का इस गवर्नमेंट का जब बदली थी गवर्नमेंट PTI की, तो ये गवर्नमेंट आ गई थी इनकी PDM 1 और इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया था, उन्होंने नहीं दिया था, जिसके अंदर ये जो थे इंटरेस्ट रेट्स 9% थे और ग्रोथ जो थी इकोनॉमी की वो 6% थी। अब क्या है? पिछले साल
इसी हुकूमत में ग्रोथ एग्रीकल्चर की 1.6 थी, इस साल इन्हीं के डेटा के मुताबिक 0.6 है। तो अब नीचे अब आके 22% पे ले जाके नीचे तो लेके आए हैं 11% तक, मगर नई इंडस्ट्री का बनना इंटरेस्ट है ना। मैं उसी के साथ मिला रहा था 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6% ग्रोथ। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट को नीचे ला रहे हैं ग्रोथ आपकी ऊपर जा रही है, मगर उस स्पीड से नहीं जा रही जिस स्पीड आपको 6% ग्रोथ चाहिए। कहाँ ग्रोथ जा रही है? मसलन ये कि क्या नई इंडस्ट्री लग रही है, लोन लेके कौन सा कारोबार? नहीं सर, वही पुरानी आपकी वही पुरानी इंडस्ट्री होगी। आपका आईपीपीस, आपके बैंकिंग सेक्टर, आपके जो है अब तो शायद सत्यानाश उसका भी हो जाएगा कारों सेक्टर का, जब वो आप सेकेंड हैंड गाड़ियां मंगवाएंगे तो शायद फार्मास्यूटिकल हो जिसमें से तरक्की हो रही हो। मगर ये जो जॉब क्रिएशन का इशू है, ये मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का लग साहब से, क्योंकि हाँ ये रिप्रेजेंट आपका ब्यूरोक्रेट भी हैं, तो यार पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को भी रिप्रेजेंट कर। सर ये जो उन्होंने बताया है कि इस वक्त मुल्क में कपास 30% कम हुई है, गंदम 34% कम हुई है, चावल आपने नहीं देखा, कोई लेता कोई नहीं, और इस तरह मक्की है। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा गन्ने की। गन्ना जो है जब 400 रुपये मन होगा या फिर 280 भी खरीदा गया तो उसमें 67 रुपीज़ पर केजी वो अलाउ है कि आप 15% प्रॉफिट लेके ये बेचें। गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर होती है कि वो इस वक्त 190 रुपये तक जीने चलेगी और इस पर काश्तकार को कुछ नहीं मिला। इस पर ज़रा अपनी बात कीजिए। देखिए इकबाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मदऊ किया। तो मैं सबसे पहले तो यह करूँगा कि देखें पाकिस्तान का बजट जो हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं दोनों, उन्होंने बड़े फिगर्स के साथ बताया। देखिए 92,000 अरब रुपया लोन है आपका, मैं मोटी सी बात कर रहा हूँ, नहीं 92,000 अरब। उसमें जो पिछले 3 साल में ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो इन्हीं की हुकूमत थी पहले फेज की और केयर टेकर, इन्होंने आधा जो लोन है इन 3 सालों में लिया है। नहीं ज़्यादा आप कितना सा लोन था 2022 में? आता भी थोड़ा सा नहीं है, प्लस कर लें। आप बात समझें, आप बात समझें, उसकी ग्रेविटी समझें कि 75 ईयर्स में जो लोन लिए गया तमाम हुकूमतों ने, उसके बराबर 3 सालों में इस हुकूमत ने लोन लिया है, जो कि हुकूमत भी नहीं है, जो कि फौज के मतहत है, उसको हुकूमत भी नहीं कहा जा सकता। ये लिए इलेक्शन से आई है और फौज के मतहत है, इंडिपेंडेंस नहीं है, बिल्कुल सॉवरेन नहीं है। अभी बात यह है कि जो ये तो लोन के एग्जेम में रखें। अब दूसरी बात, आपकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन मैक्सिमम जो आप पहुंचे हैं 11,000 अरब तक पहुंचे हैं। आपकी जो 2 एक्सपेंडिचर हैं, एक है जो सूद देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो कि आपका जो लोन है उस पर सूद देते हैं, वो तकरीबन 8,200 अरब रुपए है। और दूसरी बड़ी मद है डिफेंस के एक्सपेंडिचर, वो 6,000 अरब है। 14,000 अरब 1400 जी डिफेंस इस वक्त 1400 नहीं, उसकी जो देखे ना जो पेंशन उसमें मिलाएंगे, जो कि सिविल के जो उसमें जाती है, जो सारा मिला के वो 6,000 अरब और 2 खाते जो हैं आपकी टोटल नेशनल रिसीट वो मीट नहीं करती। आप पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे रुक जाए, ये 2 बहुत बड़े हमारे पास माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप बताएं इसके बाद कोई बजट बन सकता है? कोई वो बात हो सकती है जो हम बातें कर रहे हैं कि जॉब क्रिएट हो और हमारे जो स्कूलों के बाहर बच्चे हैं 2 करोड़ तकरीबन 200 मिलियन, वो उनको एजुकेशन मिले, हमारी एक्सपोर्ट के लिए हम कुछ काम करें, हमारी इंडस्ट्री लगे, हमारी लेबर जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है 20% पे चली गई है वो कम हो। वो चीज़ें तो तब होंगी जब आपके पास पैसे होंगे। अब बात आ गई 18वीं अमेंडमेंट की। भाई देखिए 18वीं अमेंडमेंट जो है वो सूबों से टैक्स कलेक्ट होता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की थी। मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा अच्छा फैसला था, बहुत बड़ा अच्छा फैसला था, जो कि एक फेडरेशन के लिए बड़ा जरूरी है। फेडरल गवर्नमेंट कौन चला रहा है? फेडरल गवर्नमेंट से मुराद अदारे हैं। देखो इदारे तो आपने खत्म कर दिए, आपने 18वीं अमेंडमेंट में सारे उनको कर दिया, प्रोविंस को दे दिए। अब जब वो प्रोविंस को दे दिए, किस बात के पैसे मांगते हैं? वहाँ तो सूबाई हुकूमतें पावर हैं। भाई देखिए, आपको आप पूछे, डॉक्टर साहब से पूछे, जो 18वीं अमेंडमेंट में जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं डिवॉल्व हुए थे, वो जब डिवॉल्व पूरे हो जाएं, उस पर अमल दरामद हो जाए, तो पीछे क्या बचता है? पीछे आपके पास क्या बचता है? जी आप उसको देखें, आप एक मोटी फिगर को देखें, आप बड़ी बारीकियों में जाके आप क्यों जाते हैं? आवाम को
आपके पास है ही कुछ ना। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाना है तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और मौजूद यही रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे। जी ज़फ़रबाज़ लक साहब, आप बताइए कि इस वक्त हुकूमत काश्तकारों के लिए उनके बकौल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि जो साल गुजरा है इसमें उन्होंने जो डाटा दिया है कि जिम्मेदारों को 5,000 रुपये दिया है, फिर ट्रैक्टर दे रहे हैं, और पंजाब में ख़ास तौर पर वज़ीर आला बहुत काम कर रही हैं। लेकिन असल बात में तरक्की जब उन्होंने जहाँ बताई है वो ये है कि गधे, घोड़े, भैंसें, बछड़े और बकरे बहुत ज़्यादा 30% से ज़्यादा ये बन गए। कौन गिनता है इनको? देखिए इकबाल साहब, बात यह है, मैं ज़राअत का आपको मोटी सी बात बताता हूँ। है? देखिए हम टेक्सटाइल की हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो थी वो बेस्ड थी कि हमारी काटन अपनी थी, सस्ती थी, अच्छी काटन थी। अब पाकिस्तान $3 बिलियन की काटन इंपोर्ट करता है। आप मुझे बताएं जो इंपोर्टेड काटन होगी उसके साथ फिर आप कैसे एक्सपोर्ट पे इफेक्ट होगी। उसके अलावा एडिबल ऑयल आपका $3-3.5 बिलियन का इंपोर्ट होता है। ये वो एडिबल ऑयल है जो पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। आप देखें ना, कैनोला है, सरसों है, सूरजमुखी है, कॉटन सीड है, ये सारा पाकिस्तान में होता है, हो सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, ड्राइव नहीं है, महकमे काम नहीं कर रहे। फिर उसके बाद चीनी का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी नालायकी का और करप्शन का। देखें एक ही सीजन में चीनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसी सीजन में इंपोर्ट करते हैं। अभी हुआ है, ठीक है, अभी देखें हुआ ना, है। वो क्या होता है एक्सपोर्ट पे 7 लेकिन 7 लाख नहीं, आपको रैशनल इसका बताएं मुझे। एक ही साल में आप क्यों नहीं कैलकुलेशन करते? आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, वजह क्या है? उसमें करप्शन ये है, जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो देखिए जो गवर्नमेंट में इस वक्त बड़ी पार्टीज हैं, ये सारे कारखानेदार हैं चीनी। ये तो बात ठीक है। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं एक्सपोर्ट की, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी जो है वो महंगी है, दुनिया में सस्ती है, कोई नहीं लेगा। वो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, पहले सब्सिडी लेके शार्टेज हो जाती है, चीनी महंगी हो जाती है, वो पैसे कमाते हैं, फिर गवर्नमेंट को कहते हैं आप इम्पोर्ट कर लो, अब महंगी फिर इम्पोर्ट करते हैं। देखिए मुझे जिस मुल्क में इस तरह नेकेड करप्शन हो और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो आपके ख्याल में वहाँ बजट बन सकता है, वहाँ कोई बेहतरी आ सकती है? आप इनको मतलब को अब शर्म आनी चाहिए। ठीक, ये चीजें वारदात हर कोई समझता है। जी मौलवी साहब, किसको शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आप देखें कि जो गन्ना और चीनी है, ज़ाहिर है ये बुनियादी ज़रूरत है। इस पर कोई हुकूमत जो है कि किसी मुल्क में अगर कोई पार्टी इंडस्ट्री कायम करती है, बाई लॉज को फॉलो करना पड़ता है, उस स्टेट के कानून को मानना पड़ता है कि कोई भी चीज़ आपने बेचनी है तो उसका बकायदा है कि आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने उसका प्रॉफिट मार्जिन है। इवन दैन के मार्केट कमेटियों में जो सब्जियां फ्रूट बिकते हैं उनका भी यही है। इस वक्त आपने देखा हमारा फ्रूट भी बाहर नहीं जा रहा, वो नीचे आ रहा है। सब्जियों का ये हाल हो गया जिम्मेदार का कि पिछले दिनों जब ये ईद के बाद वो प्याज जमीन से निकालने का खर्चा ज्यादा है, बेचना भिंडी तोड़ी का यही हुआ, ऐसे ही है। अब जो है गंदम कोई ले नहीं रहा, लेकिन सिर्फ चीनी बिक रही है, चीनी उधर जा रही है, चीनी उधर आ रही है। क्या ये मुल्की कानून या हुकूमत या कोई अदारा इस पर कोई जरा नजर नहीं रख रहा? इकबाल शाह साहब, दुनिया में होता यह है कि जो भी कानून बनाना होता है, जो भी SOPs होते हैं, वो कंप्लाइंसेबल होते हैं, पहली बात है, वर्केबल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं, अमेंडमेंटेबल होते हैं, सोल्यूशन बेस्ड होते हैं। मुझे पाकिस्तान का एक कानून बता दें जो कंप्लाइंसेबल हो, वर्केबल हो, सोल्यूशनेबल हो। मसला क्या है कि यहाँ एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आप देखें, अभी हम बात कर रहे हैं एक क्रॉप्स के ले लें, आपके पास कितना उसका सीड की कैपेसिटी है कि आप सीड उसका अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कितने लोगों तक पानी पहुंचने देते हैं, आप उसकी अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी अगर प्रोडक्शन हो जाए तो उसके लिए कौन से कोल्ड स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू एडेड कैसे करेंगे। देखें, हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। मसला ये है कि जब हम नीचे पैसा जाने ही नहीं देते और अगर किसी के पास चला जाए तो उनको डाकू पड़ जाएंगे, चोर पड़ जाएंगे, लैंड ग्रैबर पड़ जाएगा और उनको और तरीक़ों से आप एंगेज कर लेंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान में हमें जो नेशनलाइजेशन की थी 73 में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे ना, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी आप क्या लेके बैठ जाते हैं कि 73 आए तो 50 साल पहले। सर अभी तक वही चला रहे हैं ना आप। हाँ? आप मुझे बताएं, मैं इंडस्ट्री लगाने कौन मना कर रहा है? सर करते हैं ना, कह रही है दूसरे मुल्कों को इन्वाइट कर रही है। साहब मुझे बताएं, बिजली आप मुझे किस रेट पे जबरदस्ती फोर्स करते हैं? खुद बनाए आप, नहीं बनाने देते ना, यही तो मसला है।
मुझे कहते हैं बिजली आपने मुझसे लेनी है क्योंकि तेल के दरमियान की जो एक कमीशन है ना, वो उनके अपने बंदे साले ले रहे हैं। मसला ये साले ले रहे है, हैं? और साले क्या है ना, आई मीन बेनोई ले रहे हैं। चले ठीक है। मसला ये है कि इस बात को समझें कि बिजली वो उन्होंने देनी है, गैस उन्होंने मुझे देनी है, मार्केट तक रसाई के लिए मुझे बताएं ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है आपका, आपकी कितनी क्रॉप्स जो 30% से प्लस आपकी क्रॉप ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिसीज़ आपने अडॉप्ट की हैं उन बाबुओं ने की हैं। देखें, अगर मैं CSS की बात करूं, चले स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले भी वो बच्चे जो बड़े अच्छे होते थे वो CSS में आ जाते थे, इख्तलाफ होगा। आज आपका आम बच्चा जो है उसके मुकाबले में उसको बिठा दें, अभी डॉक्टर कैस साहब ज़रा हमारे सामने बैठा है, इसको बिठा दें किसी CSS ऑफिसर के साथ, तो आपको पता चलेगा उन्होंने आंधे कख नहीं का। आई मीन टू बी कि उनको सिर्फ एक चीज़ सिखाएगी, ओबीडियंट। जब वो ओबीडियंट टू दी अथॉरिटी है तो उसने वही कंप्लाइंस करनी है जो ऊपर से हुक्म आया हुआ, बस। और वो कंप्लाइंस कैसे करनी है, ना डायलॉग से करनी है, ना सिचुएशन को समझ, उसने डंडा पकड़ना है और मैक्सिमम इख्तियारात को मिस यूज़ करते हुए आपको उसने मजबूर डॉक्टर साहब करना से पूछते, डॉक्टर साहब अब ये तो होगी बीमारियां डायग्नोज कर रहे हैं, और ये सच्ची बात है कि खुशहाली तो जो होती है वो नज़र आती है, खुशी नज़र आती है, रोना नज़र आता है, और सुरदा चेहरा नज़र आता है। पाकिस्तान में अगर कोई कहता है कि सब हरा हरा है तो वो खुद अंधा है, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब अंधा है। वो आपके सामने होप नौजवानों में काम है, तालीम को हासिल करना किसी के बस में राह ही नहीं, महंगी है, लेकिन अगर कर भी ले तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब कोई तजावीज़ दें हुकूमत को कि जब भी तो है पास हुआ नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें हम वापस ले रहे हैं, बस ये सोलर के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप बताइए कि जो बजट पास होने के बाद एक बात शायद साहब, मेरे दोनों जो फादर दोस्त हैं बहुत करेक्ट बातें कर रहे हैं, ये निटी ग्रिटीज़ हैं, मगर जो बात मैं करने लगा हूँ वो इकोनॉमिक फिलोसफी। इकोनॉमिक फिलोसफी में हाथ हमारा भी है, ये नहीं मैं कह रहा कि, मगर इकोनॉमिक फिलोसफी जो IMF बता रही है इस वक्त, वो ये है कि चीज़ों को इंटरनेशनल प्राइसेस पे ले जाएं, इनपुट्स को, और उसके बाद अगर कोई एफिशिएंटली सर्वाइव करता है तो कर जाए, वरना एग्रीकल्चर भी बैठनी चाहिए और इंडस्ट्री भी बैठनी चाहिए ताकि मल्टीनेशनल्स आके उस इंटरनेशनल प्राइसेस पे टेक ओवर कर लें आपको। और ये बात साजिश हो रही है, साजिश नहीं है, उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, वो उन्होंने आपकी शर्तों में लिखा हुआ है कि ये प्राइसेस महंगी करनी है, उस पर कोई चला सकता है तो चला ले। वो ये कह रहे हैं सब्सिडीज नहीं देंगे आप, कोई साजिश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बाकी दुनिया जब चलती है तो आप क्यों नहीं चल रहे। आगे मतलब इंटरनेशनल रेट जो है उनको आप उनके साथ चलें, उसके साथ चलें, और क्योंकि आपकी इंडस्ट्री या आपकी एग्रीकल्चर अब उतनी तो कैसे चलें, ये मेरे पास है ना क्या है, तो वो नहीं मैंने 1 पाउंड की ली है लंदन से, सुन लें तो बजाइए यहाँ बना के मुझे दिखा दें 1 पाउंड की, कैसे चाइना से बना के आप कंज्यूमर कंट्री बन गए ना। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जिसको इस फिलॉसफी का पता है हुकूमत के अंदर, वो अब जमीनें खरीदेगा, रिश्वत लेगा, जो मर्जी जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इलीगल काम करेगा, कि उसके पास इतने एहसासे हो जाएं कि जब ये इकोनॉमिक कोलैप्स होगा और मल्टीनेशनल आएगा तो जमीन जिसके पास है। यही किया आपने, वो जो CPEC से सड़क बनाई थी तो पहले यही PMLN की हुकूमत थी, इन्होंने खुद खरीदी वो जमीनें और फिर अपनी ही हुकूमत को बेची, ताकि जिसके ऊपर ये बाकी मुल्क के साथ भी करने लगे आप। सो इशू ये नहीं है, इशू इकोनॉमिक फिलोसफी का है कि आप जा किस तरफ रहे हैं। मैं तो इससे आगे भी जाता हूँ कि वो जिनकी जॉब्स की बात कर रहे हैं, सच को ये स्लेव सोसाइटी बना रहे हैं कि जो लूट गया, जो जमीन का मालिक बन गया। हर हुकूमत आते हुए ये इनको क्यों मराते देती है रियल एस्टेट को, जो एग्रीकल्चर को खा रही है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर मुल्क है, हम कहना बंद कर देना आप कि जी हम तो रियल एस्टेट का मुल्क है, हमारी ग्रोथ वहां से आ रही है। हालांकि वो नॉन प्रोडक्टिव है जी, इनका प्रॉब्लम नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, इनका प्रॉब्लम है कि जिस दिन कोलैप्स हुआ और मल्टीनेशनल ने आना है तो क्या करेंगे, इतने मकान बना के सारे मुल्क तो उनको बेच देंगे ना, उनको किराए पे दे देंगे। आप ये जो हाई राइज बनाने लगे हैं लाहौर, वो क्या था वॉल्टन एयरपोर्ट पे, क्या CBD आप और मैं धार लेंगे, वो मल्टीनेशनल्स के लिए हैं।
तो ये बकायदा बाई प्लान यानी सारा काम हो रहा है। आई बिलीव, दैट इज माई बिलीव। तो कौन कर रहा है? उसमें जाहिर है, जब हम किस पर इल्जाम लगाते हैं, मैं गिन देता हूँ ना जी, उसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ ये रियल एस्टेट के बड़े टाइकून्स, उसके अंदर बड़ी ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर पॉलिटिशियंस रिस्पेक्टिवली, हर उसमें बैंकर्स की एसोसिएशन तो बनी हुई नहीं है कि आप समझे कि ये सर, आप और मैं क्या जब इस प्रोग्राम के बाद जाके खाना खाते हैं तो आप क्या डिस्कस करते हैं? आप कहना एसोसिएशन ही, एक ही रिश्तेदारियों में हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं बैठे हुए किसी। बाय डिजाइन जो है हमें इस मुल्क को, आपको और मुझे शायद ना पता हो कि ये बाय डिजाइन है, मुझे तो पता है, मगर ये सारा जो डायरेक्शन है, ये नहीं है कि मुल्क खत्म हो रहा है, मुल्क की जो आवाम को, मुल्क तो की यूथ को, बाकी जो लोग मुल्क बच के जाएंगे, पानी को, मुल्क की बिजली बाकी को, जो मुल्क का 25 करोड़ आदमी है, वो दो काम करेगा जी। एक टाइम पर उनका एम्प्लॉय भी होगा, एक टाइम पर उसी का ही कंज्यूमर भी होगा, कस्टमर भी होगा जी, दोनों ही होगा। यही फिलॉसफी है कि उन्हीं का नौकरी करेगा, वहां तनहा लेगा, उनका सौदा खरीदेगा। आप और मैं हाँ। अभी भी तो मुलाजिम है ना, हाँ, किसी के तो मुलाजिम है ना, तो वो हो गए तो क्या तकलीफ होगी? जिस तरह से पहले हम कंज्यूमर कंट्री बनने जा रहे थे, अभी भी एक खास सेक्शन तो कंज्यूमर कंट्री है ना, जिनके पास पैसा तो है। बताइए, अब थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए, तो लास्ट में बताइए सर उधर रहेगी। सर बात ये है कि प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ कि देखें लोगों के पास पैसा किस रास्ते से जाएगा। अब आपने एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दिया, लोगों की माइग्रेशन हो गई, शहरों की तरफ आ गए। जब वो आ गए तो उन्होंने कहाँ से कमाना है, कहाँ से खाना है? दो ही रास्ते हैं, या तो बैड इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे आप, हर चीज़ जो है वो बुराई की तरफ से पैसा जनरेट करेगी, या फिर कोई ऐसी कंपनीज आएंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हर बड़ा सरमायादार अगर उसको बाहर से पैसा आ रहा है, हम कहते हैं इतनी गंदम हुई है, इतनी मक्की हुई है, इतना आलू हुआ है, हम संभाल नहीं सकते। किधर संभालने के? आप मुझे बताएं। कोल्ड स्टोर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी पिछली मिनिस्ट्री में जब इंटरम मिनिस्ट्री थी, तो जो मिनिस्टर था ज़राअत का, हमने उसके साथ मिलकर कुछ सेशंस किए। मैं नाम भी इलाके का लेता हूँ, चनियोट हम गए, कमिश्नर बड़ी ज़बरदस्त लेडी थी फैसलाबाद से, वो आई, डीसी को आए, सारे आए। हमने कहा यार इस दफ़ा क्रॉप्स बहुत अच्छी है मटर की, हमें लोग दुआएं देंगे। हम गए, लिटरली लोगों ने हमें गालियाँ दी। उन्होंने कहा फसल कई गुना ज़्यादा हो गई, पानी भी अच्छा मिल गया, सीड भी आपने, पेस्टिसाइड भी, लेकिन हमें मार्केट से रेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपकी इतनी सी कंज्यूमर मार्केट या बाइंग मार्केट थी और आपके पास स्टोरेज की जगह ही नहीं। सही। तो लास्ट में चल रहे हैं ये डॉक्टर साहब, इस पर तो आप क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखें जब लोग शहरों को रुख करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी नहीं, और जिम्मेदार है जो काफ़ी लोगों को रोजगार के लिए एंगेज किए बैठा है, वो खुद मसाइल का शिकार है। जिस तरह मौलवी साहब ने कहा कि हमारे पास अगर फसल ज़्यादा हो भी जाए, उसको हम संभालने की कैपेसिटी नहीं, ना स्टोरेज है, ना हम इस तरह का कोई फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया है, तो क्रिमिनल की तरफ फिर हम क्राइम की तरफ बढ़ जाएंगे नौजवान। देखिए ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बेसिकली मेन सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ देखिए जी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर के मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं जो ज़िलों में काम करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, उसमें आपका फॉरेस्ट्री आ जाता है, इरीगेशन आ जाता है। इनका ये काम है, ये मिल के इनको कोई बंदा हार्नेस करे और ये एक कोई प्रोडक्टिव काम करें। अब बात यह है कि ज़िला लेवल पे अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई लीडर नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है जो ज़िला की इकानमी को देख रहा हो। ये डिप्टी कमिश्नर को देना चाहिए, असाइन करना चाहिए काम, कि उसकी से फिर हिसाब लेना चाहिए ताकि वो ये सारी चीज़ें करे। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, फार्मर्स की ट्रेनिंग है, बहुत कुछ काम होने वाला है, तो हो सकता है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि तवज्जो नहीं है। ये अगर गवर्नमेंट आपकी वसातत से गवर्नमेंट सुन रही है, आप पहुंचाएं तो ये कोई मुश्किल काम बहुत नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे जो पैनल में माहिर मुइशत थे, मुख्तलिफ अपने अपने इदारों में बड़े बड़े नामवर लोगों ने अपनी जो राय दी है। अफसोसनाक बात यह है कि ये इतनी नालायकी भी हो सकती है कि अगर खुदा की मेहरबानी से और लोगों की अनथक मेहनत की वजह से एक ऐसा ज़राई मुल्क उसने फसल जो ज़्यादा उगा लिया तो उसको भी हम नहीं संभाल सक रहे। काटेज इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं दे सकते कि आप देखेंगे पोटैटो है,
पोटैटो का 1 किलो के लिए जो इंटरनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां प्रोसेस करके कई गुना ज़्यादा पैसा कमाती हैं। हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। लोन लेने के लिए आप जाएं तो आपके पास हुकूमत जितने मर्जी दावा करे, और वो उसको रिटर्न करना, फिर उसको चीज़ की इंडस्ट्री बनाना, फिर उसे चलाना इस ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में और बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या हम बिल्कुल ही नालायक हो चुके हैं? क्या हमें कैपेसिटी नहीं? पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया बड़ी बेहतरीन चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है। फिर ये भी है कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी के पास नहीं होती, किसी ऑटो पर निज़ाम लगा होता है। ना कोई आदमी कमज़ोर है ना कोई ताकतवर होता है, जो आदमी बेहतर काम करता है वो तरक्की कर जाता है। अभी तक तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं लग रही। वजह यह क्या, हुक्मरान भी इस पर सोचेंगे? तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।